हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था एंड उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। आज हम करेंगे कि हमारी जो वो लिमिटेशंस आई थी वो कैसे ओवरकम की थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि वर्क डन जो होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या होता है। ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। वर्क डन, देखो नॉन साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लिया ये कोई, जैसे ये पाथ है, ठीक है, और वापस अपनी ए से बी, यानी ये मान लिया ये पाथ है, ये क्या हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस कि मान लिया यहाँ से ट्रेस होके पाथ वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लिया ये, जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कहीं पर भी ना मिले, ये नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब कि एक पॉइंट जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो, वो हमारी क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि मतलब चलता रहे, उसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिले ही ना, है ना, तो वो होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो, हम वर्क डन जो निकालेंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या होता है। देखो, हमें पता है कि जो मान लिया ये पीवी लेते हैं, ठीक है, हमें पता है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में उसकी इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है वो मिलती नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन टेकन एज पॉजिटिव लेते हैं कब, व्हेन गैस क्या हो, एक्सपेंड हो, है, और वर्क डन नेगेटिव लेते हैं व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड हो। ठीक है, अब इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस में पहले वर्क डन देख रहे हैं हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस में, तो क्या होगा कि इसका जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है जो है कहीं और कहीं पे मिलेगा, है ना। देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, इसका अंडर ऑफ एरिया ये है, ये फाइनल पॉइंट है, इसका अंडर ऑफ एरिया ये है। ठीक है, इसके नीचे का एरिया ये है, इसके नीचे का एरिया ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डिफरेंट कर्व आएंगे इनके, मतलब इनके डिफरेंट कर्व आएंगे। ठीक है, डिफरेंट कर्व आएंगे, अलग अलग इनका एरिया इनक्लोज्ड आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो वर्क डन होगा ना वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वर्क डन डिफरेंट होगा, इसलिए हम जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या कहते हैं कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, पाथ चूजन ऑफ द सीरीज, मतलब उसने कौन सा पाथ चूज किया है उसके ऊपर हमारा वर्क डन डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वर्क डन नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कोई भी, मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं होती कि इतना वर्क डन होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा पाथ चूज किया है। तो अगर मान लिया नॉन साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह का डायग्राम दे दिया जाए तो समझ जाना, मतलब इसका इसके अंडर एरिया में होगा वर्क डन। ठीक है, अगर मान लिया और अलग तरह का डायग्राम दे दिया जाए तो क्योंकि वो उसके पाथ चूजन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस में कोई ज्यादा, मतलब हमारी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी वर्क डन की। ठीक है, अब देखो सेकंड आते हैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, अब साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है कि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है। जैसे ये मान लिया, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। और इस पॉइंट में, इसमें साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ से हुई। अब देखो, हमें पता है कि जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, देखो अब इसमें क्या होगा, पहले हम क्या मान लिया, ये मान लिया हमारा ये पॉइंट ए है, ठीक है, इनके बीच में अलग अलग मान लेते हैं, ये पॉइंट ई मान लिया, ठीक है, ये बी मान लिया, फिर ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं एफ हो गया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, और इस तरीके से हमारा ये एरिया, इसके नीचे का एरिया ये ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम साइक्लिक प्रोसेस में बात कर रहे हैं, तो देखो, और ये मान लेते हैं डी। देखो, जैसे ये मान लिया हमने, तो हम साइक्लिक प्रोसेस में क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि मान लिया ए के ऊपर जो है, ठीक है, मान लिया इसके जो प्रेशर और वॉल्यूम है P1 V1 मान लिए, ठीक है, इनिशियल स्टेट को इसको मतलब दिखा रहा है ये पॉइंट ए, ये इसकी इनिशियल स्टेट होगी। हमें पता है कि इनकी जो मान लिया चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर हमने P1 V1 मान लिया इनमें, ठीक है, और पॉइंट बी पर हमने P2 V2 मान लिया, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों मान लिए। ठीक है, अब देखो वर्क डन बाय द गैस इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, देखो जब वर्क डन ए से बी जाएगी गैस, तब वो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एरिया ए ई बी, ठीक है, और सी डी ए, क्योंकि देखो वर्क डन एरिया इसके अलोंग गई है अभी, वर्क डन बाय द गैस गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए ई बी, तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, एरिया ए ई बी, ठीक है, और सी डी ए।
ये आएगा वर्क डन एरिया W1, ठीक है, वर्क डन एरिया W1। और हमें पता है अब सिस्टम क्या करेगी, चेंज करेगी वॉल्यूम एंड प्रेशर में, रिटर्न्स करेगी अपने, मतलब मान ली इस पॉइंट से आई तो अपना रिटर्न्स बैक करेगी अपने पाथ को। अपने पाथ को जब रिटर्न्स बैक करेगी, ए से पहले ए से बी जा रही थी, अब बी से ए आएगी, तो क्या करेगी वो अपनी इनिशियल, यानी वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, B F A, इस वाले पाथ को फॉलो करेगी। पहले हमारी इस तरफ जा रही थी, AEB पाथ फॉलो किया था, अब गैस क्या करेगी, इस तरफ आएगी, BFA पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसमें हमारा वर्क डन एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स में है। तो B कौन कौन सा एरिया होगा, BFA, B, ये BFA, ठीक है, ये हो गया, और DCB, क्योंकि ऑपोजिट है, ये रहा, ये अपने रिट्रेस, अपने ऑपोजिट पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो हमारा नेट वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हो जाएगी। इसका मतलब एरिया AEBCDA माइनस कौन सा हो जाएगा, BFADCB, ये दोनों एरिया को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, AEBFA। सिर्फ यही क्यों आया, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और D से D कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो AEB और F, और मान लिया इस B से ये भी हो गया, ठीक है। तो AEB हो गया, F और A, ठीक है, F और A ये सारे आ गए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, अब वर्क डन निकालना है साइक्लिक में। तो अगर मान लिया जब हमारी ये जो हमारा पाथ है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, देखो ये डायरेक्शन कौन सी हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्या होगा, एक्सपेंशन कर्व जो होगा AEB वो अबो होगा किससे, कंप्रेशन कर्व की, क्योंकि ये मान लिया इस तरफ गैस एक्सपेंड हो रही है, इस तरफ गैस कंप्रेस हो रही है, तो हमारा जो AEB जो ये वाला है एंटी क्लॉक, जब हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो AEB जो कर्व होगा वो बिलो अबो द कंप्रेशन कर्व होगा, क्योंकि ये हमारा कंप्रेशन कर्व है। जब गैस हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तब हमारा जो AEB एरिया है वो कंप्रेशन कर्व से अबो होगा, अबो ही है। और जब हमारी गैस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो हमारा BFA यानी जो एक्सपेंशन कर्व है वो बिलो द कंप्रेशन कर्व होगा, ठीक है। तो ये होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एक्सपेंशन कर्व तो ये है, तो जब हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो ये इससे नीचे आ जाएगा, तो यानी ये वाला जो एक्सपेंशन कर्व है वो कंप्रेशन कर्व से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस का। अब देखो हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या होता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। अब साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो, तो DQ इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, जीरो प्लस DW। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें जब हम हीट देते हैं कि वो सारी की सारी हीट हमारी वर्क डन में यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये था साइक्लिक प्रोसेस में। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में हम उसका कोई मतलब वर्क डन नहीं निकाल सकते, उसका लिमिट वर्क डन नहीं निकाल सकते, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम किसी उस सिस्टम को जब हीट देते हैं तो वो सारी की सारी किस में स्पेंड हो जाती है, वर्किंग अगेंस्ट द सराउंडिंग, ठीक है। तो सारा वर्क डन सराउंडिंग की सारी जो हीट है सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क डन करने में यूज हो जाती है। तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस और ये था हमारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें हमारा इनिशियल फाइनल पॉइंट जो है एक ही नहीं होता, इसलिए इसमें जो वर्क डन है वो हमें एक मतलब कंक्लूड नहीं निकाल सकते कि हमारा एक लिमिट वर्क डन ही होगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पाथ को रिट्रेस करेगा, वो एक ही पाथ को रिट्रेस नहीं करेगा, इसके कारण हम नॉन साइक्लिक का वर्क डन लिमिट नहीं निकाल सकते। और साइक्लिक में हमारा वर्क डन टोटल हीट जो होती है गिवन टू द किसके पूरी की पूरी किस में स्पेंड हो जाती है, वर्क डन में, सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क डन करने में, ठीक है। तो ये था हमारा साइक्लिक प्रोसेस।
देखो, अब बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थी उसकी कुछ लिमिटेशंस आई थी। वो लिमिटेशंस कौन कौन सी थी? मतलब एक तो उसने ये नहीं बताया कि अगर चेंज हो रहा है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। फिर क्या था, रुको देखो एक बार, ठीक है। तो सेकंड क्या था कि अगर मान लिया कि अगर चेंज हो रहा है तो ये भी नहीं बताया कि किस एक्सटेंट में हो रहा है, मतलब कितना होगा चेंज, कितना नहीं होगा, है ना। और थर्ड हमारे क्या था कि इसने मतलब सोर्स और हीट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, ठीक है। इन सब को ओवरकम करने के लिए बाद में एक लॉ आया, वो कौन सा था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस आई। फर्स्ट लॉ ने हमें ये नहीं बताया ना कि प्रोसेस, उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि प्रोसेस, मतलब उसकी कंडीशन बता दी कि प्रोसेस होगा, तो मतलब कंडीशन बताने से मतलब वो ऐसे होंगी प्रोसेस, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्या रियल में प्रोसेस होगा या नहीं, है ना। उसने सिर्फ उसकी कंडीशन बता दी कि उस प्रोसेस में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना एक्सटेंट से हो जाएगा, इतने से, लेकिन उसने ये नहीं बताया क्या रियल में प्रोसेस होगा या नहीं, ठीक है। तो ये उसकी लिमिटेशंस थी। बाद में इसको ओवरकम करने के लिए देखो लिख देते हैं, फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल अस, क्या नहीं बताया? डज नॉट टेल्स अस, क्या नहीं बताया हमें कि वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, कि मतलब हमारा प्रोसेस, वेदर प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, मतलब जैसे मान लिया, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि मतलब हम मान लेते हैं कि हमें ऐसे बता दिया जाए कि चाय में, जैसे चाय में ऐसे बता दिया जाए कि चीनी मिलानी है, चाय पत्ती मिलानी है, दूध मिलाना है, ठीक है, और ये ना बताया जाए कि चाय बनानी भी है या नहीं, ठीक है। मतलब इसमें ये कंडीशन आई थी कि फर्स्ट लॉ ने सिर्फ ये बता दिया था कि उसमें ऐसे कंडीशन होंगी, बट ये नहीं बताया कि प्रोसेस रियल में होगा या नहीं, ठीक है। तो ये सब बताया किसने? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमें, ये हमारी लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ की। फिर सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया? सेकंड लॉ ने हमें ये बताया कि प्रोसेस होगा, ये भी बताया कि प्रोसेस होगा या नहीं, और ये भी बताया कि स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होता है जो अपने आप होता रहे, ठीक है, जिसका रिवर्स रिवर्स फिनोमेना क्या हो, पॉसिबल हो, रिवर्स फिनोमेना मतलब, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी रिवर्स फिनोमेना नहीं, मतलब जो प्रोसेस अपने आप होता रहे। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जिस प्रोसेस में हमें अपनी एक्सटर्नल एजेंसी देनी पड़े उसको करवाने के लिए, है ना। जैसे स्पॉन्टेनियस का एक एग्जांपल क्या है, जैसे मान लिया ऊपर से जो झरना होता है हमारा, है ना, ऊपर से पानी गिरता, अपने आप गिरता वो, तो हमारा वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब उस झरने का पानी हम अपनी उसकी जो अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, तो वो हमारा क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये सब हमें दिया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोसेस होगा, और उन्होंने ये भी बताया कि स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। उस प्रोसेस की दो टाइप्स भी दे दी, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें बताया कि प्रोसेस होगा या नहीं, और स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मान लिया हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई बॉडी को रख दिया, और मान लिया इधर क्या रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर बॉडी को रख दिया, तो हीट क्या करेगी? यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी ही करेगी, क्योंकि हीट का नेचर है, ये नेचुरल चीज है ये, कि हायर बॉडी से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है। तो एक टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक टाइप से हमारा नेचुरल लॉ है, हमें वो नेचुरल चीजें देता है, ठीक है। मतलब एक रियल लॉ कह सकते हैं हम उसको। मतलब हमें पता है कि अगर हायर टेम्परेचर से अगर बॉडी एक का कम है तो एक का ज्यादा है, तो हमेशा जो है हायर से लोअर की ओर फ्लो करेगी हमारी हीट। अगर इसमें ऐसे ही, अगर इसमें पूछा जाए कि अगर मान लिया इन दोनों का टेम्परेचर 50-50 डिग्री कर दिया जाए, मान लिया, तो इसने, अगर मान लिया इसने ये कहा, एक बार तो ये प्रोसेस हो गया, अगर मान लिया ऐसे कर दिया जाए, क्या क्या यहाँ की हीट वापस यहाँ पे फ्लो करेगी? नहीं करेगी। तो ये हमारा कौन सा फिनोमेना हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक बॉडी है, वो हमने उसको ऐसे तो कर सकते हैं हम, क्योंकि हायर से लोअर की ओर फ्लो कर सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी है, अगर उसका, अगर उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो वो एक का टेम्परेचर बढ़ा दे अपनी हीट को देकर, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें यही बताया था कि मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक टाइप से नेचुरल लॉ है, वो हमें सिर्फ नेचुरल चीजें देता है।
ठीक है। तो रिवर्स जो प्रोसेस होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस जिसमें पॉसिबल नहीं होता वो मतलब इसमें देखो रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ना, इसमें भी रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा है स्पॉन्टेनियस और ये कौन सा है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आती है जो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने दी थी कि ऑल वर्क जो है सारा का सारा वर्क कन्वर्ट हो सकता है हीट में, लेकिन सारी की सारी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। देखो ऑल वर्क, इसका मतलब बताएंगे हीट इंजन का एग्जांपल लेके। ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड, ये भी हमें सेकंड लॉ ने ही दिया था। कैन बी कन्वर्टेड मतलब सारा का सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, बट क्या होगा, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड किसमें, टू वर्क। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा वर्क हीट में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कैन नॉट मतलब जो हमारी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका एक एग्जांपल लेके हम करेंगे, दैट इज द हीट इंजन। इसका जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जिन्होंने हमें ये दी, ठीक है, उसका हम एक हीट इंजन का यूज करके देखेंगे कि हमारी जो हीट इंजन में है ये जो आई थी, ये जो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने दी थी ये स्टेटमेंट, ये कैसे प्रूव हुई उस हीट इंजन में। ठीक है। तो हीट इंजन का एग्जांपल लेके हम देखते हैं। देखो हीट इंजन उस स्टेटमेंट पे कैसे वर्क करता है। देखो हीट इंजन कैसे बना हुआ होता है, ये मान लिया सोर्स लेते हैं एट ए टेम्परेचर T1 पे। ठीक है। बीच में हमारा क्या होता है, इंजन, ये हम क्या लेते हैं हमारा इंजन, और फिर ले लेते हैं हम सिंक। ठीक है। ये होता है हमारा सिंक। तो देखो ये होता है हमारा हीट इंजन की वर्किंग, मतलब ये कंस्ट्रक्शन, ये होता है सोर्स। अब देखो हमें क्या स्टेटमेंट मिली थी कि सारा का सारा वर्क हीट में चेंज हो सकता है, लेकिन सारी हीट वर्क में चेंज नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट मिली थी हमें। ठीक है। अब देखो अब ये हीट इंजन है, ये एक टाइप से हीट से वर्क में कन्वर्ट ही होगा। ठीक है। अब देखो यहां से सोर्स क्या करेगा, इंजन यहां से सोर्स से हीट लेगा, मान लिया उसने हीट यहां से Q1 ले ली। ठीक है। Q1 हीट लेके ये क्या शुरू कर देगा, वर्किंग करनी शुरू कर देगा यहाँ से हीट लेकर। अब देखो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो सारी की सारी हीट है हम वर्क में यूज नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि सारी की सारी हीट है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सारा का सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारी कुछ हीट क्या होगी, लॉस होगी। अब वो लॉस हीट जो है वो सोर्स से किस में जाएगी, सिंक में, और वो मान लिया Q2 हीट हो गई। पहले हमारी Q1 हीट थी जो इस इंजन ने यहां से ली थी सोर्स से Q1, फिर इस इंजन ने क्या किया, उसको वर्किंग करना शुरू कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सारी की सारी हीट जो है जो सारे का सारा जो मतलब हीट है वो वर्किंग में यूज नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट तो हमारी लॉस होगी। तो वो लॉस हीट किस में चली गई, हमारी सिंक में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर देन है किससे, T2 से, क्योंकि टेम्परेचर सोर्स का था ना। तो टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वर्क डन उसको हम कैसे ले सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन हमारा Q1 माइनस Q2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस इन हीट के डिफरेंस से ही तो हमारा वर्क डन आया। तो वर्क डन किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2। अब देखो अगर हमें किसी इंजन की एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो किसके इक्वल होती है, हमें ये बताना है कि वो कितना एफिशिएंट होगा। एफिशिएंसी नीटा, जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय हीट इंजन, वर्क डन बाय हीट गिवन मतलब हमने उसको कितनी हीट दी है और कितना उसने वर्क डन किया, इनटू कितना आ जाएगा 100। ठीक है। तो ये हो गया हीट वर्क डन, जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन इनटू बाय हीट गिवन इनटू 100। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी निकाले ना, मतलब हीट इंजन के ऑब्जेक्ट की नहीं, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी तो ऐसे ही हो जाएगी ना। तो किसके इक्वल हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू W
बाय Q1, जो हमने हीट Q1 ही तो दी थी, इंटू कितना आ जाएगा 100। अब हमारा W किसके इक्वल आया था, Q1 माइनस Q2 के, Q1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारा परसेंटेज में हम फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, इंटू 100 लगाए ना लगाए फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये हमारी एफिशिएंसी होगी किसी भी हीट इंजन की। अब देखो, अब तक है ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क करके देख लिया कि ऐसे करके देख लिया कि हम पूरा का पूरा एफिशिएंसी मतलब 100% एफिशिएंसी कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो पूरी की पूरी एफिशिएंसी देखने के लिए हमें यानी इस सिंक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखो अब तक नहीं, बाद में देखो हमें पूरी की पूरी 100% एफिशिएंसी के लिए, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फॉर 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए, मतलब देखो यहाँ से देखो Q1 माइनस Q1, मतलब यहाँ से देखो 1 माइनस Q2 बाय Q1, ठीक है। यहाँ से मतलब हमारा Q2 है वो क्या होना चाहिए, 0, यानी हमें सिंक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया हम मान लिया हम अगर ओशियन में जा रहे हैं, ठीक है, ओशियन में हमें ये कहा गया कि तुम बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी से नाव को चला के दिखा दो, क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं पॉसिबल। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमारे ओशियन से वाटर से हीट ली और उस हीट से हमने क्या किया, उस हमारी जो बोट थी उसको चला दिया। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हमारा जो Q2 है यानी बिना सिंक की हेल्प, बिना सिंक के हम उस हीट इंजन को क्या करवा दें, वर्क करवा दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो 100% एफिशिएंसी वाली जो ये बात आई कि अगर हमें 100% एफिशिएंसी का हीट इंजन चाहिए, तो वहां पे बात क्या हो गई, फेल हो गई। यानी हम 100% एफिशिएंसी का इंजन बना ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर होगा, ठीक है। तो आज तक कोई भी इंजन ऐसा नहीं आया है। जैसे अगर हम मान लिया जो हमारी कार होती है उनके व्हीकल्स में देखते हैं ना कि अगर कि हमारा जो क्या होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं, है ना, तो क्या होता है, कुछ हीट निकलती है और उस हीट से हमारा क्या होता है, जो वो होता है ना व्हील, वो गर्म होता है और जिससे हमारी गाड़ी क्या होती है, आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर वो हीट ना निकले और अगर हमारा व्हीकल मतलब व्हील जो है वो गर्म ही ना हो, तो आगे की ओर हमारी थोड़ी ना जा पाएगी। इसका मतलब इसके लिए हमें Q2 0 चाहिए, यानी हमें सिंक की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हम बिना किसी इसके हेल्प के, बिना किसी मतलब सिंक के कोई भी हीट इंजन को मतलब 100% एफिशिएंसी हम ले सके। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था कि हमें 100% एफिशिएंसी हमें नहीं मिली थी, ठीक है। तो नीटा इज नॉट मतलब 100% है, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाया था, ठीक है। 100% या फिर हम कह सकते हैं 1, हमारी नीटा की 1, तो 100% एफिशिएंसी हमारी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो बात आई कि हम अगर इसको मान लिया 100% एफिशिएंसी करवाएं तो ये नहीं हो पाए, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। हमारा रेफ्रिजरेटर मतलब हमें पता है जो हम घर मेनली घरों में यूज करते हैं वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स, है ना। हमारी जो थिंग्स होती हैं मतलब हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको कूल करने में, ठीक है, उनको खराब होने से बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना, अब तक जो हमारा हीट इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है कि सोर्स से हीट लेता है और वो वर्क करके सिंक में छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन ये किस पे वर्क करता है, हमारा कार्नोट हीट इंजन पर। देखो कार्नोट हीट इंजन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन कार्नोट हीट इंजन का प्रिंसिपल क्या होता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स प्रोसेस होता है उसमें। मतलब वो सिंक से तो टेम्परेचर हीट लेता है और सोर्स को करता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कार्नोट आइडियल हीट इंजन पर वर्क करता है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम इधर क्या लेते हैं, सिंक, ठीक है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में करता है, क्योंकि आइडियल जो कार्नोट इंजन है उस पे एट टेम्परेचर T2, क्योंकि रिवर्स है, ठीक है। फिर ये आ गया मान लिया हमारा वर्किंग सब्सटेंस, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, हम ऐसे मान लेते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक मोटर या फिर वर्किंग सब्सटेंस हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और इधर मान लेते हैं फिर हम हमारा सोर्स,
क्योंकि रिवर्स है तो सोर्स अब की बार नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 पर। तो क्या होगा, अब ये वर्किंग सब्सटेंस जो है यहाँ से हीट लेगा, Q2 हीट, क्योंकि सिंक की हमेशा Q2 होती है सोर्स की, क्योंकि अगर रिवर्स है तो हम रिवर्स ही करेंगे, क्योंकि ये हमेशा किस पे वर्क कर रहा है, आइडियल किस पे, कार्नोट आइडियल हीट इंजन पर, ठीक है, तो रिवर्स पोस्ट करेक्शन। तो यहाँ से क्या लेगा, हीट Q2 लेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है। अब सारी की सारी हीट हमारी वर्क डन में यूज नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ का लॉस होगा उसका, तो यहाँ से हम मान लेते हैं Q, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारा जो डी क्यू है उसको हम कैसे लिखेंगे, प्रीवियस में हमने क्या किया था, Q1 माइनस Q2, ठीक है, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेट था। अब इसमें रिवर्स है तो हम क्या लिखेंगे, डी क्यू को Q2 माइनस Q1, ठीक है। अब देखो वर्क डन जो हो रहा है ऑन द सिस्टम हो रहा है, देखो ये है सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो मतलब हमारा वर्क डन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन होगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब वी नो दैट वर्क डन इज नेगेटिव, तो डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, Q2 माइनस Q1, ठीक है, Q2 माइनस Q1। अब क्योंकि क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ से हीट लेगा, यहाँ से छोड़ेगा, यहाँ से फिर से यहाँ से हीट लेगा, यहाँ पे करेगा, मतलब एक टाइप से साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो इस टाइप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो, और ये हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव के, ये आ जाएगा। इसका मतलब हमारा वर्क डन किसके इक्वल आया, Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ गया, ये यहां से हो गया। अब देखो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा, वो डिफाइन क्या होता है, मतलब जो बीटा, इसमें टर्म आती है बीटा, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर में, वो क्या होता है, Q2 बाय W, यानी हीट गिवन बाय वर्क डन, मतलब उसमें क्या था, वर्क डन बाय गिवन हीट, हीट गिवन, इसमें क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो उसको हम बीटा कोफिशिएंट ऑफ ये ले लिया, क्या लिया, क्या नाम है इसका, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा। देखो साइड में लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, साइड में लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया Q2, बीटा हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो लिख, तो यहां से बीटा आया, बीटा इज इक्वल टू Q2। अब वर्क डन हमारा किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 के, है ना, इसके इक्वल आ गया। तो बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू, अब हम मान लिया यहाँ से Q1 से इसको डिवाइड कर दे, पूरी की पूरी इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे, तो क्या आ जाएगा, Q2 बाय Q1, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 आएगा, ये इक्वेशन बनेगी। तो ये होगी Q2 बाय Q1 बाय 1 माइनस Q2 बाय Q1, इक्वेशन आ गई। इसका मतलब यहाँ से क्या आया, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि कार्नोट साइकिल में ऐसा होता है, ये कार्नोट साइकिल की, क्योंकि ये कार्नोट हीट इंजन पे ही वर्क कर रही है, तो ये कार्नोट की इसमें कंडीशन लगेगी, कार्नोट की कंडीशन लगेगी, Q2 बाई Q1 को हम T2 बाई T1 लिखेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो Q2 बाई Q1 को T2 बाई T1 लिखना है, तो T2 बाई T1 और 1 माइनस T2 बाई T1, इसका मतलब यहाँ से हमारा जो बीटा आया वो किसके इक्वल आया, T2 बाई T1 माइनस T2, यानी ये आया यहाँ से, क्योंकि ये हमारी आइडियल जो हमारा कार्नोट इंजन था ना, उसमें ये कंडीशन यूज होती है, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 होती है, तो इसमें वो, क्योंकि ये उसी के प्रिंसिपल पे बेस है, तो इसमें ये कंडीशन लगेगी, तो इसलिए यहाँ से ये आ गया इसका, ये क्या है, बीटा क्या हमारा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हम नेक्स्ट करेंगे, हमारा क्या था, जो हमारी कार्नोट थ्योरम है एंड कार्नोट हीट इंजन है, ठीक है, उस पे बेस हम करेंगे उसको, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।